नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक काफी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे हाथ लगी है एक खास रिवीजन बुकलेट जो यूपीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए है और ये हमें आधुनिक भारत के इतिहास की भूल भुलैया में ले जाती है। सोचिए जरा, पुर्तगाली पहले आए लेकिन आखिर में छा गए अंग्रेज। ये सब हुआ कैसे? तो आज हम इसी बुकलेट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये यूरोपीय ताकतें भारत क्यों आई, कैसे सत्ता के समीकरण बदले और फिर आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई। हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इस स्रोत से जो जरूरी बातें हैं उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के संबंध में गोता लगाना। सबसे पहले पुर्तगाली स्रोत साफ बताता है कि मुख्य वजह थी मसाले, है ना? हाँ बिल्कुल। यूरोप में मसालों की जबरदस्त मांग थी और साथ में वो यूरोप में पुनर्जागरण की भावना और हाँ, पोप का एक आदेश भी था। हाँ, 1454 वाला, जिसने पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी को खोज का अधिकार दिया था। जी, वास्को डी गामा का आना तो बस एक शुरुआत थी, जी लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, वो ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समुद्र पर नियंत्रण की नीति। बिल्कुल। और जहाज़ों के लिए वो कार्टेज सिस्टम यानी परमिट लेना पड़ता था। ये दिखाता है कि इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं था, नियंत्रण का भी था। अच्छा। लेकिन असली धाक जमाई एल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा छीना। गोवा, और स्रोत कहता है कि सिकंदर के बाद ये पहला भारतीय क्षेत्र था जो किसी यूरोपीय शक्ति के कब्जे में आया। सही। और एल्बुकर्क तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें भी यहाँ लाया। बाद में नीनो दा कुन्हा ने मुख्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। उनका प्रशासन कैसा था? अब बुकलेट में जिक्र है एक वायसराय का। हाँ, 3 साल के लिए एक वायसराय होता था और एक वेदोर दा फजेंडा नाम का अधिकारी था जो राजस्व और जहाजी बेड़े का काम देखता था। ठीक है, गोवा, मुंबई, दमन दीव ये मुख्य इलाके थे। लेकिन मुगलों से रिश्ते हमेशा ठीक नहीं रहे ना, खासकर शाहजहां के समय। नहीं, बिल्कुल नहीं। समुद्री डकैती के चक्कर में 1632 में उनसे हुगली छीन लिया गया था और उनकी धार्मिक नीति भी जो शुरू में ठीक थी, बाद में काफी कट्टर हो गई। तो पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। जी, डच। उनकी दिलचस्पी, जैसा स्रोत बताता है, साम्राज्य बनाने से ज्यादा व्यापार में थी। 1602 में उनकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में। हाँ, और फिर सूरत, चिनसुरा, पटना, कोचिन कई जगह कारखाने खोले। और व्यापार किस चीज का करते थे? नील, कपड़ा, रेशम। हाँ, और शोरा, अफीम, चावल, खासतौर पर काली मिर्च और मसालों पर उनका जोर था। लेकिन फिर अंग्रेजों से उनकी टक्कर बढ़ी और वो इंडोनेशिया चले गए। हाँ, 1667 के समझौते के बाद उन्होंने अपना ध्यान इंडोनेशिया पर लगाया, जो उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। भारत से धीरे धीरे हट गए। फिर डेनिश भी आए थे, डेनमार्क वाले। हाँ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में ट्रैंकेबार और सेरमपुर में बस्तियां बसाईं। पर उनका फोकस, जैसा बुकलेट में लिखा है, व्यापार या राजनीति से ज्यादा मिशनरी गतिविधियों पर था। अच्छा, मिशनरी काम पे। हाँ। और आखिर में? आखिरकार 1845 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। तो एक तरह से स्टेज तैयार हो रहा था अंग्रेजों के लिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा असर डाला। बिल्कुल। तो अब आते हैं अंग्रेजों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC बनी 1600 में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। हाँ, आए तो, लेकिन पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में ही खुल पाई, वो भी सर थॉमस रो को जब शाही फरमान मिला उसके बाद। उनका विस्तार काफी तेजी से हुआ लगता है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। जी, 1639 में वो दक्षिण भारत में उनका मुख्यालय बन गया। फिर पूरब में हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा में फैक्ट्रियां, बंगाल में हुगली में 1651 में। और बॉम्बे भी उन्हें मिल गया। हाँ, वो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से शादी में दहेज में मिला था। 1668 में उन्होंने EIC को पट्टे पर दे दिया। अच्छा, तो उनकी सफलता के पीछे क्या कारण थे? स्रोत क्या कहता है? कई बातें हैं। एक तो उनकी नौसेना बहुत बेहतर थी, सेना ज्यादा अनुशासित थी। फिर ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता थी, औद्योगिक क्रांति का भी सहारा था। और एक दिलचस्प बात यह है कि कम से कम शुरुआत में वो पुर्तगालियों या स्पेनिश लोगों की तरह धर्म फैलाने को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे। तो शायद स्थानीय लोगों ने उन्हें ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया। हाँ, शायद ये भी एक कारण रहा हो। और इसी समय भारत में मुगल साम्राज्य का क्या हाल था? वो तो कमजोर हो रहा था। औरंगजेब के बाद जो शासक आए, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह बेखबर भी कहते हैं। हाँ, सुना है। या जहांदार शाह, जिसने इजारा सिस्टम शुरू किया और जजिया हटाया। फिर फर्रुखसियर,
जिन्हें सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया और फिर मार भी डाला। पहला मुगल बादशाह जिसे उसके सरदारों ने मारा। बिल्कुल। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, उनके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739। वो तो भयानक था, दिल्ली की लूट। हाँ, उसने मुगल प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। इसने तो मुगल शक्ति को लगभग खत्म ही कर दिया। और शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर की लड़ाई। जी, और फिर इलाहाबाद की संधि जी 1765 की संधि, जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो ये पूरा दौर मुगल सत्ता के पतन का था। और जब केंद्र कमजोर होता है तो क्षेत्रीय ताकतें उभरती हैं। ऐसा ही हुआ होगा ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध जैसे राज्य लगभग स्वतंत्र हो गए। दक्षिण में मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, पश्चिम में मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में एक बड़ी शक्ति बन गए। उत्तर पश्चिम में रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को मिला के एक शक्तिशाली सिख राज्य बनाया। जाट भी थे। तो 18वीं सदी मतलब काफी उथल-पुथल वाली सदी थी। राजनीतिक रूप से तो हाँ, लेकिन स्रोत ये भी याद दिलाता है कि इसी दौर में कला और साहित्य भी फल फूल रहे थे। उर्दू शायरी में मीर, सौदा, नज़ीर, गालिब, पंजाबी में वारिस शाह की हीर रांझा, मलयालम, तमिल, सिंधी साहित्य भी। अच्छा, तो इस बिखराव का फायदा अंग्रेजों ने उठाया होगा। बंगाल पर कब्जे से शुरुआत हुई, प्लासी की लड़ाई 1757। हाँ, प्लासी एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुकलेट इस पर भी जोर देती है कि प्लासी असल में एक लड़ाई से ज्यादा एक साजिश थी। साजिश मतलब क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही लोगों को, जैसे सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ जैसे बैंकरों को अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा, तो मैदान में लड़ाई तो नाम मात्र की हुई। अच्छा, तो फिर बक्सर की लड़ाई 1764 ज्यादा अहम थी। हाँ, सैन्य नजरिए से बक्सर ज्यादा निर्णायक थी। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था और स्वतंत्र होना चाहता था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हराया। 3 बड़ी ताकतों को एक साथ हराया। जी, और इसी जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। बिल्कुल। और यहीं से कंपनी एक व्यापारिक ताकत से एक शासक ताकत बन गई। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई। वो क्या थी? प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब के पास, लेकिन पैसा वसूलने और सेना का नियंत्रण कंपनी के पास। ये पूरी तरह से विफल रही, अराजकता फैली और भयानक अकाल पड़ा। इसे बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। तो बंगाल पर कब्जे के बाद अंग्रेज रुके नहीं, उनका विस्तार जारी रहा। मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए। टीपू सुल्तान आखिरी युद्ध में 1799 में मारे गए। फिर मराठों के साथ 3 युद्ध हुए। 1818 तक मराठा शक्ति भी खत्म हो गई। सिंध पर 1843 में कब्जा कर लिया। और पंजाब? रंजीत सिंह के बाद। हाँ, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब कमजोर हो गया। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए और 1849 में डलहौजी ने पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी की वो नीतियां भी थीं, सहायक संधि और विभगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, इन नीतियों ने भी विस्तार में बहुत मदद की। कई राज्यों को इसी बहाने हड़प लिया गया। और फिर इन सब के नतीजे के तौर पर आया 1857 का महाविद्रोह। स्रोत कहता है तात्कालिक कारण वो चर्बी वाले कारतूस थे। हाँ, वो तो चिंगारी थी, लेकिन बारूद तो पहले से जमा हो रहा था। राजनीतिक कारण थे, डलहौजी की नीतियां, राज्यों का विलय, आर्थिक शोषण था, किसानों, कारीगरों की बर्बादी, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, और सेना में तो भेदभाव था ही। विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली पहुंचा। हाँ, और फिर लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, बिहार, कई जगह फैला। बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने कमान संभाली। लेकिन ये सफल क्यों नहीं हो पाया? स्रोत क्या कहता है? कई कारण थे। एक तो ये पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब, सिंध भी। कई बड़े शासक जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, वो अंग्रेजों के वफादार बने रहे। और शिक्षित वर्ग? शिक्षित मध्य वर्ग भी ज्यादातर इससे अलग रहा। दूसरा, विद्रोहियों के पास एकता की कमी थी। कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था, कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हथियार भी पुराने थे अंग्रेजों के मुकाबले। तो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? ये बहुत अहम है। सबसे बड़ा नतीजा तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया।
भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 से हुआ। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। ये सेना का पुनर्गठन किया गया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया। फूट डालो और राज करो की नीति, लड़ाकू जातियों, मार्शल रेसेस की अवधारणा लाई गई और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच शक और कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। नस्लीय भेदभाव और गहरा हो गया। तो क्या 1857 के बाद राष्ट्रवाद की भावना और तेज हुई? बिल्कुल, विडंबना ही है कि अंग्रेजी राज ने ही अनजाने में राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाले कारक पैदा किए। जैसे पूरे देश में एक जैसा प्रशासन लागू हुआ, रेलवे टेलीग्राफ ने देश को भौतिक रूप से जोड़ा, पश्चिमी शिक्षा ने स्वतंत्रता लोकतंत्र जैसे नए विचार दिए। भारत के अपने गौरवशाली अतीत की खोज भी हुई शायद। हाँ, इतिहासकारों ने, समाज सुधारकों ने भारत के अतीत को जानना शुरू किया, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी बड़ा योगदान रहा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, हाँ, इन सब ने समाज की बुराइयों पर चोट की और लोगों में नई चेतना जगाई। और साथ ही लिटन जैसे वाइसरायों की दमनकारी नीतियां। हाँ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ICS की आयु सीमा घटाना, इन सब ने भी लोगों को अंग्रेजी राज्य के खिलाफ एकजुट किया और भारतीय प्रेस की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बेशक सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन फिर भी अखबारों ने राष्ट्रवाद जगाने, सरकारी नीतियों की आलोचना करने और जनमत बनाने में बड़ा काम किया। और इसी पृष्ठभूमि में हुआ बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। जी, कर्जन ने बहाना तो प्रशासनिक सुविधा का बनाया, लेकिन स्रोत साफ इशारा करता है कि असली मकसद बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद का गढ़ तोड़ना था और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालना था। इसके विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन चला। हाँ, बहुत जोरदार आंदोलन था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा, बहुत गहरा। रबींद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीयता पर जोर दिया। जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान में नाम कमाया। सखाराम गणेश देओस्कर की किताब देशेर कथा ने अंग्रेजी लूट का पर्दाफाश किया। इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया? छात्रों ने, महिलाएं ने, पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं, शहरी मध्य वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि मुस्लिम भागीदारी थोड़ी सीमित रही, खासकर नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के गठन 1906 के बाद। तो क्या स्वदेशी आंदोलन असफल रहा? विभाजन रद्द हुआ? हाँ, आखिरकार दबाव में 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अच्छा, दिल्ली राजधानी 1911 में बनी? जी, और इसी दरबार में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश भी हुई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस। स्वदेशी आंदोलन के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कभी जिक्र है स्रोत में? हाँ, आंदोलन की गर्मी थोड़ी ठंडी पड़ने और नेताओं में मतभेद होने से कुछ युवा निराश हुए और उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। ये पहला चरण था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। चापेकर बंधुओं ने पूना में रैंड की हत्या की थी। हाँ, वो 1897 की घटना है। फिर बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त संगठन बने। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, जिसमें अरबिंदो घोष भी आरोपी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। विदेशों में भी गतिविधियां चल रही थीं। जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस खोला। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी बनाई। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में। इसका क्या असर हुआ? भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया। सैनिक और पैसा दोनों यहाँ से गए। महंगाई बढ़ी, लोगों में असंतोष बढ़ा। राष्ट्रवादियों ने इसका फायदा उठाया? हाँ, गदर पार्टी ने विद्रोह की कोशिश की, जो नाकाम रही। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, स्वशासन की मांग को लेकर। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने क्या दिया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू किया गया। मतलब कुछ विभाग चुने हुए मंत्रियों को दिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के पास ही रहे। केंद्र में भी द्विसदनीय विधायिका बनी, पर मताधिकार बहुत सीमित था। गवर्नर जनरल की शक्तियां बनी रहीं। तो राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे? बिल्कुल नहीं।
ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। और इसी समय भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का पूरी तरह से आगमन होता है। हाँ, वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वहां उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। भारत आकर उन्होंने पहले स्थिति को समझा। उनके शुरुआती आंदोलन कौन से थे? चंपारण? हाँ, पहला बड़ा आंदोलन चंपारण 1917 था, बिहार में नील किसानों के लिए। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 मजदूरों के वेतन के लिए, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। और फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में किसानों के लगान माफी के लिए। इन आंदोलनों से उनकी कार्यशैली स्थापित हो गई। जी, सत्याग्रह और अहिंसा की ताकत लोगों ने देखी। लेकिन तभी सरकार ले आई रॉलेट एक्ट 1919 में। वो काला कानून, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। हाँ, इसके तहत सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसके खिलाफ देश भर में हड़ताल हुई। और इसी के विरोध के चलते हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल, पंजाब में विरोध प्रदर्शन जोरों पर थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। निकलने का रास्ता बंद था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। एक भयानक नरसंहार। इसने तो पूरे देश को झकझोर दिया होगा। बुरी तरह से। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सरकार ने जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई, लेकिन उसने डायर को बचाने की ही कोशिश की। लीपापोती कर दी गई। तो जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और तुर्की के खलीफा के अपमान का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और अंग्रेजों ने वहां के खलीफा, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक नेता मानते थे, उनके अधिकार छीन लिए थे। भारत के मुसलमान इससे काफी नाराज थे। तो इन सब ने मिलकर असहयोग आंदोलन 1920-22 की पृष्ठभूमि तैयार की। जी, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना और खिलाफत के सवाल को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें क्या क्या शामिल था? सरकारी उपाधियां लौटाना, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और होली जलाना, चरखा कातना और खादी पहनना स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। हाँ, पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। हिंदू मुस्लिम एकता भी अभूतपूर्व थी। लेकिन फिर इसे वापस क्यों ले लिया गया? चौरी चौरा कांड। हाँ, फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा की इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस फैसले से कांग्रेस में ही मतभेद हो गए। हाँ, काफी मतभेद हुए। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता चाहते थे कि आंदोलन वापस न लिया जाए या फिर विधान परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों के अंदर जाकर सरकार का विरोध किया जाए। इन्हें स्वराजवादी कहा गया। और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, जैसे वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। इनका मानना था कि अभी जनता बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे खादी को बढ़ावा देना, छुआछूत मिटाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना। अच्छा, इसी दौर में समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव भी बढ़ा। हाँ, रूस की क्रांति का असर था। एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे जैसे नेता उभरे। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की औपचारिक स्थापना हुई। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? वो 1934 में बनी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता इसमें शामिल थे। ये कांग्रेस के अंदर ही रहकर समाजवादी विचारों को फैलाना चाहते थे। असहयोग आंदोलन की वापसी से कुछ युवा निराश भी हुए होंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी जैसे क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा।
इसे काकोरी कांड कहते हैं। इसमें तो कई लोगों को फांसी हुई थी। हाँ, बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे नेताओं ने HRA का पुनर्गठन किया और इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका लक्ष्य सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि समाजवादी व्यवस्था लाना भी था। भगत सिंह का समाजवाद पर जोर था। जी। HSRA ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 1928 में लाहौर में पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या की। फिर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। और बंगाल में सूर्यसेन का चटगांव विद्रोह। हाँ, वो 1930 की घटना है। मास्टरदास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया था। ये भी एक बड़ी घटना थी। इस दौर में महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र है। हाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों में भी महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रीतिलता वड्डेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। तो ये सब चल रहा था और फिर 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। हाँ, 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए एक कमीशन बना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब अंग्रेज थे। इसीलिए इसका इतना विरोध हुआ। साइमन गो बैक। बिल्कुल, पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ, हड़तालें हुईं, काले झंडे दिखाए गए। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत से तो बहुत गुस्सा फैला होगा। हाँ, अंग्रेजों ने चुनौती दी कि अगर भारतीय इतने ही काबिल हैं तो खुद अपना संविधान बनाकर दिखाएं। इसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट बनी। जी, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जैसी सिफारिशें थीं। लेकिन इस पर सबकी सहमति नहीं बन पाई। नहीं, कांग्रेस के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने अपने 14 सूत्र पेश किए। हिंदू महासभा और सिख नेताओं को भी कुछ आपत्तियां थीं। तो नेहरू रिपोर्ट एक तरह से असफल रही। हाँ, आम सहमति नहीं बन पाई। इसी पृष्ठभूमि में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जी, और इसी अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। लक्ष्य अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूरी आजादी था। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ। बिल्कुल, तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए बाद में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, पहले गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के सामने 11 मांगे रखीं, जिनमें नमक कर खत्म करना, लगान कम करना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना शामिल था। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। और शुरुआत हुई प्रसिद्ध दांडी मार्च से। जी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के लिए पदयात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ये तो प्रतीक था। हाँ, ये अंग्रेजी कानूनों की अवज्ञा का प्रतीक था। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन फैल गया। जगह जगह नमक कानून तोड़े गए। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार हुआ। धरना दिया गया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान का जिक्र आता है। हाँ, सीमांत गांधी। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों, लाल कुर्ती दल ने अहिंसक तरीके से जबरदस्त आंदोलन चलाया। पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। गढ़वाली सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया? दमन चक्र चलाया। गांधी जी समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। इसी बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हुए। हाँ, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हुआ।
लेकिन कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया क्योंकि उसके सब बड़े नेता जेल में थे। अंग्रेजों को समझ आया कि कांग्रेस के बिना कोई हल नहीं निकलेगा। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। जी, मार्च 1931 में सरकार ने राजनीतिक बंदियों जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने और नमक बनाने की छूट देने का वादा किया। बदले में कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए। लेकिन वहां बात नहीं बनी। नहीं, मुख्य मुद्दा अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों के प्रतिनिधित्व का था। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे थे। कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी खाली हाथ लौटे। वापस आकर उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया। हाँ, लेकिन इस बार सरकार पहले से तैयार थी। दमन और तेज हो गया। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी 1932। इसमें क्या था? इसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के साथ साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की साजिश माना और इसके विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर पूना पैक्ट हुआ। हाँ, स्थिति गंभीर हो गई थी। अंततः गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई। बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, 71 से 147। निर्वाचन संयुक्त ही रहा। इसके बाद गांधी जी राजनीति से हटकर हरिजन उद्धार कार्य में लग गए। जी, उन्होंने हरिजन नाम का अखबार निकाला, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और 1934 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935। ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, ये ब्रिटिश भारत का सबसे लंबा और जटिल कानून था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता दी, यानी प्रांतों में चुनी हुई सरकारों को ज्यादा अधिकार मिले। केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की बात थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। लेकिन इसमें भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास विशेष शक्तियां थीं। हाँ, वो बनी रही। कांग्रेस ने इस एक्ट को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन 1937 में इसके तहत हुए प्रांतीय चुनाव लड़े और कई प्रांतों में सरकारें बनाई। जी, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें बनी। इन सरकारों ने करीब 28 महीने काम किया और कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे किसानों को राहत देना, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। लेकिन 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना भारतीय नेताओं से पूछे युद्ध में शामिल कर दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारत के सहयोग की जरूरत थी। उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। हाँ, 1940 में वाइसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने की बात कही गई। कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। जी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। इसमें भी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा की बात थी, लेकिन प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया था, जो एक तरह से पाकिस्तान की मांग को हवा दे रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन की विफलता और युद्ध की स्थिति, जापानी खतरा बढ़ रहा था, के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला किया। हाँ, अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। यही गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। हाँ, 8-9 अगस्त की रात को ही गांधी जी समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। सरकारी इमारतों पर हमले हुए, रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं, टेलीग्राफ के तार काटे गए। कई जगह समानांतर सरकारें भी बनी। हाँ, जैसे बलिया उत्तर प्रदेश, तामुलुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र में। भूमिगत रहकर भी आंदोलन चला। जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया।
उषा मेहता ने बंबई से गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। सरकार ने इसे कैसे दबाया? बहुत क्रूरता से। गोलियां चलीं, लाठीचार्ज हुए, हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन इस आंदोलन ने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर अंग्रेजी राज ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज आईएनए की कहानी भी चल रही थी। हाँ, सुभाष बोस 1941 में नजरबंदी से भागकर पहले जर्मनी पहुंचे, फिर वहां से जापान और फिर सिंगापुर। वहां उन्होंने आईएनए की कमान संभाली। जी, 1943 में रास बिहारी बोस ने आईएनए की स्थापना की थी। सुभाष बोस ने उसे पुनर्गठित किया और नेतृत्व संभाला। उन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सिंगापुर में आजाद भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आईएनए ने भारत पर हमला भी किया। हाँ, जापानी सेना के साथ मिलकर आईएनए ने बर्मा के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए। मणिपुर के मोइरंग में आईएनए ने तिरंगा फहराया भी। लेकिन खराब मौसम, रसद की कमी और जापानी सेना की हार के कारण इम्फाल अभियान असफल रहा। और सुभाष बोस की मृत्यु? कहा जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर विवाद भी रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चला। हाँ, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने भी बचाव पक्ष में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की टीम खड़ी की। लोगों का गुस्सा देखकर सरकार को सजा कम करनी पड़ी। इन प्रदर्शनों ने भी अंग्रेजों को हिला दिया होगा। बिल्कुल। और फिर फरवरी 1946 में बंबई में रॉयल इंडियन नेवी RIN के जवानों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह कराची, कलकत्ता तक फैल गया। इसने अंग्रेजों को साफ संकेत दे दिया कि अब वो भारतीय सेना पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। तो अब अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, स्थिति बदल चुकी थी। ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का फैसला किया। इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। जी, इसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग को अस्वीकार कर दिया। उसने एक त्रिस्तरीय संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, केंद्र, प्रांतों के समूह और प्रांत। संविधान सभा बनाने की बात भी कही। क्या इस पर सहमति बनी? शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मान लिया था, लेकिन बाद में व्याख्या को लेकर मतभेद हो गए। लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया, 16 अगस्त 1946। इसके बाद तो भयानक दंगे हुए। हाँ, खासकर कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। ये हिंसा नौखली, बंगाल और बिहार तक फैली। अंतरिम सरकार भी बनी थी। हाँ, सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। लीग शुरू में शामिल नहीं हुई, बाद में शामिल हुई, लेकिन उसका रवैया असहयोग का ही रहा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, जिसका लीग ने बहिष्कार किया। माहौल बहुत खराब होना था। हाँ, देश गृह युद्ध के कगार पर खड़ा था। इसी माहौल में फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, चाहे सत्ता हस्तांतरण का कोई समझौता हो या ना हो। और लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया। जी, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए माउंटबेटन ने भारत आकर नेताओं से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बंटवारा अब टाला नहीं जा सकता। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की। हाँ, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। इसमें भारत के विभाजन और भारत व पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बनाने का प्रस्ताव था। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन होना था, हिंदू और मुस्लिम बहुल जिलों के आधार पर। देसी रियासतों को छूट दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। इस योजना को कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। हाँ, दोनों ने भारी मन से ही इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने देश की एकता को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बढ़ती हिंसा और लीग की जिद के आगे बंटवारा ही एकमात्र रास्ता दिख रहा था।
फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। जी, ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता समाप्त हो गई। और इस तरह भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ। हाँ, आजादी मिली, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों मारे गए। तो इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हाँ, और फिर कैसे उस कब्जे के खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया। अलग अलग तरीके अपनाए गए, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी, गांधीवादी सत्याग्रह। अलग अलग विचारधाराएं भी उभरी, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आए, समझौते हुए, टकराव हुए और अंततः आजादी हासिल हुई। ये रिवीजन बुकलेट एक तरह से उस पूरे जटिल सफर का नक्शा पेश करती है। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, जैसा आपने कहा। ये उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करती हैं जिनसे आधुनिक भारत की नींव पड़ी। जी, चाहे वो संवैधानिक विकास हो, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के एक्ट तक, या प्रशासनिक ढांचा हो, सिविल सेवा, पुलिस, न्यायपालिका, जिसकी छाप आज भी है। और सामाजिक बदलाव की कोशिशें भी, सुधार आंदोलन, किसान और आदिवासी विद्रोह। हाँ, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जैसे अनगिनत सुधारकों ने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया। सन्यासी विद्रोह, संथाल हूल, मुंडा उलगुलान, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह जैसे अनेक संघर्षों ने भी अपनी भूमिका निभाई। शिक्षा का विकास, प्रेस की भूमिका, ये सब भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं इस कहानी के। हाँ, मैकाले मिनट, वुड्स डिस्पैच से लेकर वर्धा योजना तक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए, और प्रेस ने तमाम पाबंदियों के बावजूद राष्ट्रवाद जगाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। यूपीपीएससी रिवीजन बुकलेट के अंशों के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास की एक झलक देखने की कोशिश की। हाँ, कोशिश की कि सिर्फ तथ्यों को न दोहराएं, बल्कि उनके पीछे के मतलब, उनके आपसी जुड़ाव को समझें। और ये जानना जरूरी है, जैसा आपने कहा, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, इस स्रोत सामग्री में हमने देखा कि आजादी की लड़ाई के समानांतर समाज सुधार के भी अनेक प्रयास चल रहे थे। जाति प्रथा के खिलाफ, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए। सोचिए अगर सामाजिक सुधारों के इन प्रयासों को भी राजनीतिक आजादी की लड़ाई जैसा ही संगठित, व्यापक और निरंतर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप मिला होता, तो क्या आज हमारे समाज की तस्वीर कुछ अलग होती? इस पर विचार कीजिएगा।